ओके बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक आपका बाइनरी ट्री है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपका दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है आपका लिंक लिस्ट का, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, और दूसरा क्वेश्चन होता है आपका बाइनरी ट्री का। तो बाइनरी ट्री में बिल्कुल थ्योरी होती है, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया गया है इसमें, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार खाली आप देख लीजिए और इधर उधर भटकिएगा नहीं, आप देखेंगे आपको सब एक ही क्लास में आ जाएगा। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। तो बाइनरी ट्री में कभी कभार डेफिनेशन भी पूछ दी जाती है, तो डेफिनेशन का आप ये कह सकते हो कि ये बाइनरी ट्री को कह सकते हो इट इज अ नॉन रिकर्सिव। जैसे एक होता है दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं ना, स्टैटिक और डायनेमिक। तो ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर माना जाता है, इसको नॉन रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक पेरेंट होता है और उसके कुछ चाइल्ड होते हैं। एक पेरेंट होता है, पेरेंट नोड, और उसके कुछ चाइल्ड होते हैं, इसको बाइनरी ट्री कहते हैं। तो डेफिनेशन आप नोट्स में भी देख लीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सपोज दैट ये आपकी एक बाइनरी ट्री है और इसमें कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। टर्मिनोलॉजी ये मैंने सामने लिख रखी है, इन्हीं में से चीजें आपकी पूछी जाती हैं। क्वेश्चंस भी मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, और इन चीजों को आपको खाली फोकस करना है और आपका ये आराम से क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, मैं टर्मिनोलॉजी ऑफ बाइनरी ट्री को बताना चाह रहा हूं या बताने जा रहा हूं। सबसे पहला आपका रूट नोड। रूट नोड इसमें कौन सी है, तो आप बच्चों समझें कि जो किसी भी ट्री की जो सबसे पहली नोड होती है, इसी को हम लोग रूट नोड कहते हैं, रूट नोड। तो यहां पर अगर आंसर आपको लिखना होगा तो आप यहां लिख दोगे ए, इसका आंसर बस ए है। फिर उसके बाद पेरेंट नोड। तो रूट नोड को छोड़कर जो भी और नोड्स हैं, जैसे ये बी है, सी है या एफ है, तो बी सी एफ की बात कह रहा हूं मैं, तो ये सारी नोड्स आपकी पेरेंट नोड कही जा सकती हैं। जैसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पेरेंट नोड, तो इसमें बी है, आपका सी है या आपका एफ है। बाकी जो डी ई जी एच है, इनको पेरेंट्स इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि पेरेंट नोड कोई तभी नोड कही जाएगी जब उसके नीचे कोई चाइल्ड होंगे उसके। तो जैसे बी के नीचे डी और ई है, या आपका सी के नीचे आपका एफ है, या आपका एफ के नीचे जी और एच है, तो इसलिए बी सी और एफ को आपका पेरेंट नोड कहा जा रहा है। सर एन पेरेंट नोड नहीं होगी? कौन सी बेटा? ए सर ए, ए। ए, हाँ यह। अगर आपसे कभी ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि पेरेंट नोड ऑफ बी या सी, तब तो आप ए को पेरेंट नोड कहोगे, वरना पेरेंट नोड ए को ना कहकर ए को रूट नोड कहोगे। रूट नोड तो सबसे बेस नोड होती है। जनरल जितनी और नोड हैं जिनके नीचे कुछ भी चाइल्ड हैं, तो वो आपके पेरेंट नोड जनरल लैंग्वेज में माने जाते हैं। लेकिन अगर बी और सी का पेरेंट पूछ दे तब तो आप ए को ही पेरेंट नोड कहोगे। तो यहाँ पे मैं जनरली आंसर, वैसे तो पूछा जाएगा पेरेंट नोड ऑफ ई, तो ई का पेरेंट नोड कौन सा है, तो आप बी बताओगे। पेरेंट नोड ऑफ एफ तो आप सी बताओगे। पेरेंट नोड ऑफ एच तो आप एफ बताओगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपके पेरेंट नोड कौन कौन से माननी चाहिए उसको मैं, चलिए मान लीजिए मैं ए को भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ इस आपकी बात पर, वरना मैंने बता दिया जब तक बी और सी को ना पूछा जाए कि बी सी का पेरेंट कौन है, तब तक आप पेरेंट नोड ए को ना मानिए, वो रूट नोड है। और उसके बाद एफ हो गया। तो ये आपके इसके आंसर हो गए। उसके बाद चाइल्ड नोड की अगर बात करें, तो चाइल्ड नोड का मतलब ऐसी नोड जिसके नीचे और कोई नोड नहीं निकली। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे डी है, ई है, जी है और एच है। तो ये आपकी सब क्या है, चाइल्ड नोड कही जाएंगी, चाइल्ड नोड। कोई क्वेश्चन कहीं किसी को डाउट हो जैसे आपने अभी पूछा, ऐसे प्लीज पूछ लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ई और आपका जी और एच, ये आपकी सब चाइल्ड नोड कही जाएंगी। उसके बाद अगर पूछा जाता है साइज ऑफ द ट्री, तो साइज ऑफ द ट्री का मतलब है जितनी नोड्स यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं सबको काउंट कर लो। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नोड है, तो इसका साइज आपका 8 माना जाएगा बच्चों। ये इसका
साइज ऑफ द ट्री का मतलब है। उसके बाद लेवल ऑफ द लेवल या डेप्थ, दो वर्ड हो सकते हैं यहाँ पर, एक लेवल ऑफ द ट्री कहा जा सकता है, एक आपका डेप्थ ऑफ द ट्री कहा जा सकता है। तो ये दोनों चीजें सेम आप मानिएगा। तो यहाँ पर लेवल की बात अगर करें तो लेवल को इसको कहा जाता है कि जो पहली नोड होती है, फर्स्ट नोड जो होती है, इसका लेवल हमेशा 0 होता है। तो लेवल 0 पर ए है, फिर आपका बी और सी सेम लेवल पे है, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि ये L1 है। फिर आपका डी ई एफ ये सेम लेवल पे है, तो आप यहाँ पे लेवल 2 कह सकते हैं इसको। और फिर आपका जी और एच ये आपके सेम लेवल पे हैं, तो इसको आप लेवल 3 कहोगे। तो ये आपका 0 से ही पहला लेवल स्टार्ट होता है किसी भी ट्री का। तो यहाँ पर टोटल अगर हम देखें लेवल की बात करें तो डेप्थ या लेवल की बात करें तो आप यहाँ पे लिख दोगे 0 1 2 3, तो 3 लेवल तक आपका यहाँ पर ये डेटा गया है। मैंने जनरल बताया, बाकी दिखा दिया है। बाकी क्वेश्चन इस पे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं कि कौन से नोड लेवल 1 पे हैं तो आप बी और सी बताओगे, कौन से नोड लेवल 2 पे हैं तो आप डी ई और एफ बताओगे। इस तरीके से आप बता सकते हो। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ द डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी पेरेंट नोड के कितने चाइल्ड हैं। डिग्री का मतलब होता है किसी पेरेंट नोड के कितने चाइल्ड हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट नोड का या तो एक चाइल्ड होता है या तो 2 चाइल्ड होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें तो बी के चाइल्ड कौन है, डी और ई है। ऐसे सी के चाइल्ड की बात करें तो आपका सिर्फ एफ है। सी का चाइल्ड यहाँ पर जी और एच को काउंट नहीं करना है आपको, सिर्फ एफ है। और एफ की बात करें, एफ के चाइल्ड कौन से हैं, मतलब कितनी डिग्री है, तो एफ की डिग्री आपका 2 है, जी और एच। तो या तो इसका आंसर डिग्री में या तो 1 होता है या तो 2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दें, यहाँ पे लिखते हैं डिग्री ऑफ नोड, इस तरीके से ही पूछा जाएगा। नोड सी, अगर सी की डिग्री पूछें तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे, क्योंकि सी के पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है एफ, तो इसलिए 1 लिखा जाएगा। तो डिग्री का मतलब है किसी भी पेरेंट्स के जितने चाइल्ड हैं उनको गिन लिया जाता है, लेकिन वो एक लेवल पर खाली उतर के चाइल्ड गिना जाता है, उसके नीचे और नहीं उतरना है। ये बात खास तौर पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसमें कई सारी बुक्स या कई सारे नोट्स या कई सारे यूट्यूब पे जो बहुत सारे टीचर्स ने बताया है, तो वो काफी कुछ गड़बड़ है। तो जो काउंसिल ने बताया है मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। काउंसिल कहता है कि काउंसिल मतलब आपका बोर्ड, कि हाइट का मतलब होता है कि जो लेवल का लेवल्स जो आपने डिफाइन किए हैं, तो लेवल्स में जो लास्ट लेवल होता है उसी को हाइट माना जाता है। तो यहाँ पर आप हाइट 3 लिखेंगे, क्योंकि 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3, तो जहां पर लास्ट लेवल होता है वही उसी लेवल को ही आप फाइनली हाइट कहोगे। और कई जगह बुक्स में लिखा होता है लेवल +1, तो लेवल +1 का मतलब लेवल तो 3 तक गया है, और 3 + 1 करोगे तो इसको 4 कह सकते हो। तो 4 नहीं कहना है आपको, हाइट को यहाँ पे जो लास्ट लेवल होगा उसी लेवल को हाइट मान लिया जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझोगे। सर तो लेवल और हाइट तो फिर एक ही चीज हो गई। हाँ, तो लेवल हाइट एक ही चीज हो गई। तो लेवल को पढ़ाते समय मैंने ये चीज बताई कि लेवल ये है, लेकिन हाइट जब पूछा जाएगा तो आप 3 ही बताओगे। लेकिन लेवल पूछा जाएगा तो उसके अलग क्वेश्चन होंगे कि लेवल 2 पे कौन से नोड है, लेवल 1 पे कौन से नोड है, लेवल 0 पे कौन से नोड है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो सर हाइट तो 4 होनी चाहिए ना, 3 वो लेवल +1। हाँ, तो अगर आप लेवल +1 कहते हो, कई सारी बुक्स में लिखा है, लेकिन मैंने अभी भी आपको बताया कि काउंसिल में बोर्ड की कॉपी चेक करते समय जो हम लोगों को बताया गया, हम लोग वही थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि लेवल जो लास्ट लेवल होता है उसी को आप हाइट मान लेंगे। तो आप यहाँ पे हाइट 3 मानेंगे, और बुक्स वगैरह, कई सारी बुक्स वगैरह में ऐसा लिखा है कि जो लेवल लास्ट लेवल होता है उसमें +1 कर दीजिए, वही हाइट है। तो आप यहाँ पर 4 भी कह सकते हैं, लेकिन ये काफी कंफ्यूजनल है। तो आपका बस यही विश्वास करना है। मैं काफी कुछ इधर उधर से प्रूफ लेके भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए आप ये मानिए कि जो लास्ट लेवल होता है उसी को हाइट मान लीजिए। बाकी अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है हाइट +1, तो आप उसको हमें जरूर बताएंगे कि हाँ वहां पे ऐसा बताया गया, या जो भी उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया है तो उसके हिसाब से बताइएगा।
फिर उसके बाद जो है इंटरनल नोड की बात, हाँ यस बेटा, और कुछ कहना है? नो सर। हाँ, फिर इंटरनल नोड की बात करें तो इंटरनल नोड में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है कि कुछ लोग मानते हैं कि बस लीफ नोड को छोड़ दो, बाकी जो भी नोड है उनको देख लो, वो सब इंटरनल नोड है। तो लीफ नोड आपकी DEG ये लीफ नोड है, और इनको छोड़ दो, बाकी सब बची वो इंटरनल नोड। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है, ये भी काउंसिल में अलग से बताया गया है कि जो रूट नोड होती है उसको छोड़ दो, और जो लीफ नोड है उसको छोड़ दो। लीफ और रूट नोड को छोड़ के जो नोड बची हैं वो हमारी इंटरनल नोड में आती हैं। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर बी हो जाएगा, और उसके बाद सी हो जाएगा और एफ हो जाएगा। बी, सी और एफ ये बीच की हैं, बाकी आपका लीफ नोड छोड़नी है, यानी कि डी, ई और जी, एच ये छोड़ देना है, और रूट नोड को छोड़ देना है। तो जो बीच की नोड बची हैं वो हमारी इंटरनल नोड कही जाती है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल नोड की अगर बात करें तो जो चाइल्ड नोड होती हैं वही एक्सटर्नल नोड होती हैं। तो एक्सटर्नल नोड अगर लिख के आता है क्वेश्चन में, इसका मतलब सारी चाइल्ड नोड को आपको बता देना है। तो जैसे कि यहाँ पे डी, ई, जी और एच ये आपके एक्सटर्नल नोड हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप कहोगे ये तो चाइल्ड नोड से मैच कर गया है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम है, तो आप सेम भी इसको कह सकते हो। लेकिन चाइल्ड नोड का स्पेशली जब क्वेश्चन आता है तो आपका पर्टिकुलर पेरेंट नोड का नाम लिया जाता है कि चाइल्ड ऑफ नोड बी, तो बी नोड के चाइल्ड कौन से हैं, तो आप डी और ई बताओगे। या चाइल्ड नोड ऑफ नोड सी, तो सी का कौन सा है, तो आप यहाँ पे एफ बताओगे। तो इस तरीके से आप बताओगे जब चाइल्ड पूछा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक्सटर्नल नोड अगर पूछा गया तो ये सारे चाइल्ड को यहाँ पर दिखाकर दिखाना होता है, मतलब सारे चाइल्ड को गिनकर आपको दिखाना होता है कि कौन कौन से। तो डी, ई, जी और एच है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन थोड़ा मैच कर रहा है, वरना इंटरनल नोड का अलग आता है। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब जैसे कि ऐसी नोड्स जिनके एक पेरेंट है, एक ही पेरेंट है, मतलब सेम पेरेंट है, एक ना कहकर सेम कहिए। ऐसी नोड जिनके सेम पेरेंट है उनको हम लोग यहाँ पर सिबलिंग्स कहते हैं। तो सेम पेरेंट वाली नोड जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करें। जैसे कि डी और ई इसके सेम पेरेंट है, यानी कि बी ही इसका पेरेंट है। या मैं यहाँ पे कहूँ कि जी और एच जिसके सेम पेरेंट है, यानी कि एफ। या मैं कहूँ बी और सी ये सिबलिंग है आपस में, क्योंकि इनका पेरेंट ए है। तो सिबलिंग में आपका जैसे आप यहाँ पे एफ एफ के लिए ना कहिएगा, क्योंकि एफ का कोई दूसरा सिबलिंग नहीं है, इसलिए एफ को यहाँ पे नहीं कभी कहा जाएगा। जिसके दोनों चाइल्ड हैं, जिसके दोनों चाइल्ड हैं और पेरेंट सेम है दोनों चाइल्ड के, तो उन्हीं को सिबलिंग कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी और सी ये सिबलिंग कहे जाएंगे, डी और ई ये सिबलिंग कहे जाएंगे, और जी और एच ये सिबलिंग कहे जाएंगे। लेकिन आपका एफ के साथ कोई सिबलिंग नहीं है, इसलिए एफ को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो डी मैं लिखे दे रहा हूं आपका सिबलिंग वाला। तो ये बी और सी ये आपके सिबलिंग है। उसके बाद आपका डी और ई ये आपका सिबलिंग है, और उसके बाद आपका डी हो गया, फिर आपका जी और एच ये आपका सिबलिंग है। तो इनको आप सिबलिंग मानिएगा जिनके सेम पेरेंट होते हैं। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? यस उसके बाद लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, दो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आते हैं। तो इसमें कह दिया जाता है ड्रॉ लेफ्ट सब ट्री, ड्रॉ राइट सब ट्री, और या तो पर्टिकुलर नोड भी बताया जा सकता है कभी कभार। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री की बात करें तो आप बीच से एक लाइन सीधी सीधी खींच दीजिए ये। तो आपका ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका बच्चों लेफ्ट सब ट्री का है, लेफ्ट सब ट्री। और जो ये वाला पोर्शन है ये आपका राइट सब ट्री है, सब ट्री, सब ट्री। ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ जाता है, वो कहते हैं कि ड्रॉ करके यूज करते हैं, ड्रॉ लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड। अब नोड पर्टिकुलर खाली लेफ्ट सब ट्री ऑफ द ट्री कह दिया,
तब आपको सिर्फ बी, डी और ई जैसे बना है वैसे ड्रॉ कर देना होगा। अगर आपसे पर्टिकुलर कुछ पूछ दिया गया, जैसे कि किसी नोड का नाम दे दिया गया, मान लीजिए हम कहें यहाँ पर ड्रॉ राइट सब ट्री ऑफ नोड सी, नोड सी का राइट सब ट्री बताइए, तो नोड सी के सॉरी राइट सब ट्री ना कह के लेफ्ट सब ट्री कहेंगे, यहाँ पे लेफ्ट है इसके पास, तो ड्रॉ लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड सी, तो नोड सी का लेफ्ट सब ट्री आपका ये है, यानी ये वाला पार्ट लेफ्ट है और राइट में इसके कुछ नहीं है, खाली है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका अगर पूरी ट्री का पूछ रहे हैं तब तो लेफ्ट ये है और राइट ये है, अगर पर्टिकुलर किसी नोड का पूछे तो सी का लेफ्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री में कोई नोड नहीं है। इसको याद रख पाएंगे आप लोग बच्चों? सर बोलते रहिए यस प्लीज। सर। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं बी, डी, ई, ये आपका लेफ्ट है, बी, डी और ई ये आपकी लेफ्ट सब ट्री है, और राइट सब ट्री में आपका सी, एफ, जी, एच, सी, एफ, जी, एच ये आपका राइट सब ट्री के नोट्स माने जाएंगे। फिर ये आपका बस इतनी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। अगर किसी के मन में है कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो इसका क्या किया जाएगा, कोई पॉइंट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में खूब ढेर सारे क्वेश्चन इधर उधर से घुमा के बनाए जाते हैं। तो बच्चों कोई क्वेश्चन ऐसा है आपको लगता है कि वो पॉइंट छूट गया है तो मैं वो उसको एक्सप्लेन कर दूं, किसी क्वेश्चन का अगर आपके यहाँ ट्री पढ़ाई गई है तो? अभी तक किसी स्कूल में ट्री पढ़ाई गई है बच्चों? नहीं पढ़ाई गई। सर यस बेटा। सर जब लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का जब क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि ड्रॉ करेंगे प्रॉपर? उसमें ड्रॉ करने के लिए स्पेशली कहा जाता है, अगर ड्रॉ वर्ड यूज नहीं किया है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा जैसे मैंने लिखा है। ये फ्री के नंबर होते हैं, जैसे कि 10th में आपने देखा था फ्री के नंबर किस में मिलते थे, प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर, या किसी भी एक्सप्रेशन को जावा कोड में लिख दो, ये फ्री के नंबर होते थे। तो वैसे ही ये आपका फ्री के नंबर है ट्री वाला क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ट्री ट्रेवर्सल आता है, ये आपका कंपलसरी रूप से इन्हीं क्वेश्चनों में आता है, अभी मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। तो ट्री ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि ट्री के हर नोड तक पहुंचना, अब चाहे उसको प्रिंट कराने के लिए पहुंचना, ट्री के सारे नोड को प्रिंट कराना हो तो उसके लिए पहुंचना हो, और चाहे किसी पर्टिकुलर नोड के साथ कुछ वर्क करना हो तो उस हिसाब से ट्री के नोड तक पहुंचना हो। तो ट्री ट्रेवर्सल का मतलब हर नोड तक पहुंचना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग के सेंस में ये कहा जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है आपको कि ट्री ट्रेवर्सल में आपका 3 टाइप्स का यहाँ पे ट्री ट्रेवर्सल होता है, 3 टाइप्स। मैंने यहाँ पे ट्री लिख दिया। अब इसका 3 तरीके कौन है? पहला आपका प्री ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में बच्चों यहाँ पे जो रूट नोड हमने आपको बताई थी, रूट नोड के हिसाब से ये प्री, पोस्ट और इन ये तीनों ऑर्डर बनाए गए। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर में रूट नोड सबसे पहले होती है, रूट, उसके बाद आपका रूट के बाद लेफ्ट होता है, लेफ्ट, देन फिर आपका यहाँ पर राइट होता है, राइट नोड, ये होता है प्री ऑर्डर। अब यहीं पे अगर हम दूसरा है आपका इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर भी आपका 3 तरीके का हो गया। पहला इन ऑर्डर में अब इन का मतलब बीच होता है तो रूट बीच में जाएगी, तो यानी कि पहले लेफ्ट नोड होता है, फिर रूट नोड होता है, और उसके बाद आपका राइट नोड होता है, राइट नोड। उसके बाद आपका आता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में भी आपके 3 पार्ट हो गए। तो इसमें पहले आपका लेफ्ट नोड आ जाएगा, फिर आपका राइट नोड आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर रूट नोड आ जाएगा, यानी रूट सबसे लास्ट में होगी। तो ये इसका फॉर्मूला है,
जैसे प्री का बताया मैंने, रूट नोड सबसे पहले आएगी, फिर लेफ्ट आएगी, फिर राइट आएगी। ऐसे इन ऑर्डर का रूट सबसे पहले, सॉरी सबसे पहले लेफ्ट आएगा, फिर रूट आएगा इन में यानी बीच में, फिर राइट आएगा। ऐसे ही आपका लेफ्ट राइट और रूट पोस्ट ऑर्डर में हो जाएगा। तो आप सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे कि ये काफ़ी दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कई टीचरों ने वो तरीका अपना लिया हो, वरना जो है आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही आसान है और बहुत ही सुविधाजनक आपके लिए है कि मतलब उस तरीके से आप 1 मिनट में निकाल दोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और रिजल्ट निकाल दोगे। वरना इसका जो पुराना तरीका, मैं भी उसी को यूज़ करता था, वो बहुत ही टफ था और उसको करने में हालत ख़राब हो जाती थी। ठीक है, तो अब हम आपको ये इसका क्या मतलब है, प्री पोस्ट और इनका, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम आपको बताते हैं। देखिए, इसके लिए मैं एक ट्री बना लेता हूं जिसके हिसाब से ये किया जाएगा। जैसे आपकी एक ट्री है यहाँ पर, ए बी सी, फिर उसके बाद आपका डी ई और फिर आपका एफ। ऐसे आपका यहाँ पे जी, ये सब बन के आता है पहले से ही। ठीक है, जी एच और आई, मैंने ये एक ट्री बना लिया। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग प्री पोस्ट और इन निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे प्री ऑर्डर की बात करें, नंबर 1 प्री ऑर्डर, तो प्री ऑर्डर के लिए बच्चों आपको बहुत आसानी से क्या करना है कि कुछ डॉट्स बनानी है हर नोड में। तो जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं, तो प्री का मतलब पहले होता है, तो यहाँ पे ए के पहले आप यहाँ पे ऐसे हल्का सा डॉट बना दीजिए। इस तरीके से प्री का मतलब पहले, हर नोड के पहले बनाना है आपको, हर नोड के पहले, इस तरीके से। और मैंने कुछ वीडियोस, जो पुराना वाला तरीका था उसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अगर आप मांगोगे तो वो डालिए, तो उससे आप देखोगे कि काफ़ी आपको टफ लगेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपका ये डॉट्स बना दी हैं। अब आपको खाली ज्वाइन करके बताना है। प्री ऑर्डर में क्या है, आप इधर से ज्वाइन करना चालू कर दीजिए और हमेशा ये लेफ्ट साइड से ही चलेंगे। जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये लेफ्ट साइड है, यहाँ से आपने चलना चालू किया और ये डॉट्स को कनेक्ट करना है। खाली आपको ये डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलना है। और याद रखना कि जो ये ट्री के जोड़ने के लिए ये जो लाइंस हैं इनको टच नहीं करना है आपको, इसको एजेस कहते हैं। ये डॉट्स को कनेक्ट करना है ऐसे, और पूरा प्रॉपर जाना है, ये नहीं कि शॉर्टकट मार देना भी इससे। जैसे ट्री का स्ट्रक्चर उसी हिसाब से चलना है आपको। डॉट्स कनेक्ट हो गई और इसके बाद इसको ऐसे ऊपर छोड़ दीजिए, बस इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा। अब क्या करना है, अब आप आंसर लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहला डॉट कौन सा है, ए है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। फिर ऐसे कॉमा लगा के लिखना होता है, फिर आपका बी हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा, फिर आपका डी के बाद देखिए यहाँ से घूम के ई पे पहुंचे हैं तो ई हो जाएगा, और ई के बाद फिर आप एफ पे आए हैं, एफ हो जाएगा। देन आप यहाँ से घूम के गए फिर सी जी और एच, सी जी और एच हो जाएगा। और एच के बाद फिर आप यहाँ पे गए आई, आई लास्ट है आपका। तो ये आपका प्री ऑर्डर में अगर ट्री को प्रिंट करते हैं तो आपकी ये नोड इस सीक्वेंस से प्रिंट होगी। ये प्री ऑर्डर है बच्चों। अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, फिर से ये एक्चुअली हटाना है पड़ेगा और फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए मैं जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बस डॉट मिलाना, प्री का मतलब पहले लाइन खींच दीजिए और इन का मतलब अभी मैं दिखाऊंगा, बीच में लाइन खींच दीजिए। तो जैसे मैंने ये पोर्शन हटा दिए,
पूरा ही हटाना पड़ेगा। या मैं ऐसा करता हूँ, हाँ नहीं हटाना ही पड़ेगा। जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ कहना है तो आप कहिएगा जरूर। इस तरीके से ये आप हटा दीजिए। अब की से हम लोग नहीं हटाना पड़ेगा, मैं कॉपी कर लूंगा पहले। ठीक है, हो गया। बस इतने से ही काम चल जाएगा। तो अब क्या करना है, ये तो प्री ऑर्डर हो गया। अब आपको इन ऑर्डर बनाना है, इन ऑर्डर का। तो इन ऑर्डर में नंबर 2 इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर में बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, बीच में लाइन बनानी पड़ेगी, यानी कि सबके नीचे, हर नोड के नीचे बीच में। तो जैसे मैं ए का यहाँ पे ऐसे डॉट बना दे रहा हूं, ये मैंने ए का डॉट बना दिया। ऐसे ये आपका बी का डॉट है, ये डी का है, ई एफ। फिर देखो गलती हो रही है, अभी इसको मैंने कॉपी नहीं किया, नहीं तो फिर इसको मिटाना पड़ेगा। मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, आप देखिए बच्चों कि इन का मतलब है आपका हर उसके नीचे साइड में, नोड के नीचे साइड में आपको ये डॉट बनाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ए का बना दिया, फिर ये आपका बी का हो गया, फिर आपका ये डी ई एफ। और आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको कहोगे इससे फर्क क्या पड़ रहा है, देखना रिजल्ट अलग हो जाएगा, सबका रिजल्ट अलग हो जाएगा। तो ये मैंने डॉट बना दिए। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि स्टार्टिंग कहाँ से क्या करें। तो डॉट कहीं भी आपने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से बनाई, लेकिन हमेशा स्टार्टिंग आपका ए के लेफ्ट साइड से करेंगे। तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे कोई डॉट नहीं मैच हो रहा है तो इसलिए छोड़ते चले आ रहे हैं। अब ये पहला मैच हुआ, फिर आप छोड़ते चले आइए, ये दूसरा मैच हुआ, ये तीसरा मैच हुआ, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, और फिर इसको ऐसे जोड़ के ऊपर भेज दीजिए। तो बस हो गया। अब आपको क्या करना, अब इसके वो रिजल्ट लिख देने हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट कौन सा लिखना चाहिए बच्चों, देख के बताइए, सबसे पहले कौन सी नोड मिली? डी। सबसे पहले आपकी डी नोड मिल रही है। तो यहाँ पे डी लिख दीजिए, डी। उसके बाद बी नोड है आपकी, देन एफ नोड है आपकी, गलती ना हो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एफ के बाद ई है, फिर ए है, और ए के बाद सी, एच, एच के बाद आपका जी, और जी के बाद आपका आई। बस बच्चों ये देखिए आसानी से आपने कर लिया। लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करना, घुमाते चले जाओ, राइट साइड में छोड़ दो। तो ये आपका तरीका रहेगा। अब मैं फिर से, अब आपको बताना है पोस्ट ऑर्डर, लास्ट है ये पोस्ट ऑर्डर। ट्रेवर्सल, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में मैंने कॉपी कर रखा है, बैक पेस्ट करता हूं। मान लीजिए ऐसे बना दिया मैंने।
ये फिर से इसमें क्या करना है आपको, डॉट्स बनानी। अब क्योंकि पोस्ट का मतलब बाद में होता है, तो यहां पर आप सबके बाद में, हर नोड के बाद में यह साइन बनाइए, ऐसे ऐसे। बस गलती ये नहीं होनी चाहिए कि ये जो लाइन है ये कट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी नोड के अंदर इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक, ये सारी डॉट बन गई। अब आप क्या कीजिए, इसको मैच कर दीजिए, मिला दीजिए। तो चलेंगे हमेशा लेफ्ट साइड से ही। आप इधर से चले, आपको अभी कोई डॉट नहीं मिला है, पहला डॉट ये मिला, फिर घुमाइए, फिर आपका दूसरा डॉट ये मिला, फिर ये मिला। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाइए, फिर ये आपका आया, फिर ये सारे मिलते चले गए। ये बस, अब यहाँ पे आप फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं। सबसे पहला आपका इसमें कौन सा दिखाई पड़ रहा है बच्चों? डी। हाँ, डी है, और डी के बाद आपका एफ आ गया, एफ, ई, ई के बाद आपका बी है, बी के बाद आपका एच, एच के बाद आपका आई, आई के बाद आपका जी, सी और ए। बस हो गए, इतना ही निकालने के आता है, और आराम से आई होप आप लोगों को निकल आएगा अब आज की क्लास करने के बाद। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो देखिए, मैंने बताया था प्री ऑर्डर का मतलब है रूट नोड सबसे पहले होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले है। इन ऑर्डर का मतलब रूट नोड बीच में होनी चाहिए, और पोस्ट ऑर्डर का मतलब है रूट नोड लास्ट में होनी चाहिए। तो उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये आपका मतलब लगभग आपका हो गया है। अब बच्चों यहाँ पे बताइए, कोई टेक्निकल कोई पॉइंट फंस रहा है आपको दिमाग में जो मैं बता दूं अभी? सबको आ गया बच्चों? यस सर। हाँ, अब बारी आती है कि मैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चन आपको दिखा सकूं, जिससे कि आप और श्योर हो जाएं कि हाँ ये चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं इसी को याद रखना है। हाँ, ये फाइल मैं पुरानी खोल रहा हूं, तो अगर कुछ सुधार करना होगा तो वो भी करना ही पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपके। ये लिंक लिस्ट के साथ ही आता है क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, थ्योरी में तो खाली ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेट द सीक्वेंस ऑफ ट्रेवर्जिंग अ बाइनरी ट्री। तो आपका प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पूछ दिया गया, तो इसका मतलब आपको रूट लेफ्ट और राइट ये बताना है। लेफ्ट राइट रूट ये पोस्ट ऑर्डर का है। ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन हैं। देखिए अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द डायग्राम ऑफ बाइनरी ट्री गिवन बिलो। तो ये आपका डायग्राम बना हुआ है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, नेम ऑफ द पेरेंट ऑफ नोड ई। तो आप इधर गौर ना कीजिए, इधर गौर कीजिए और अपने आप बोलिए, नेम ऑफ द पेरेंट ऑफ नोड ई। जल्दी से बोलिए बच्चों। सी। सी है, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर अब यहाँ पे ट्रेवर्सल वाला बाद में देख लेंगे, पहले देखिए, राइट द इंटरनल नोड ऑफ द ट्री। ऑफ द ट्री कहा है, इंटरनल नोड तो कौन कौन सी होंगी?
बी सी डी ई। बी सी डी ई, बिल्कुल सही, ये भी आंसर सही है। आप इधर मैच भी कर सकते हैं। और उसके बाद स्टेट द लेवल ऑफ रूट नोड ऑफ द ट्री। तो रूट नोड आपका जो है इसका लेवल आपका 0 होता है, तो 0 लेवल पे है। ठीक है, तो इसका आंसर आपने कर लिए, मैच भी कर लिए होंगे। हाँ, ट्रेवर्सल की बात थी, तो ट्रेवर्सल अगर ये क्या था, इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर का मतलब है बीच में आपको ये डॉट्स बनाने हैं इस तरीके से। ये बना लिए। अब आप इधर से चालू कीजिए, सबसे पहले यहाँ आए, ये आया, ये मैच हुआ, फिर ये साइड से चले जाइए, फिर वापस लौटिए, वापस लौटने में ये मिला, फिर ये मिला, और फिर आपका ये है, और फिर खत्म। तो अब आप यहाँ पे देखना चाहें, एक बार बोल दें, मैं मैच करा दूं। सबसे पहले कौन सा मैच हो रहा है? अच्छा, बी। सॉरी 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 सॉरी, ये गलती हो गई। यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर लिखा था, मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर वाला बना दिया है। तो इन ऑर्डर से तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर इधर से करना है आपको। मैंने भी 1 सेकंड के लिए मैच किया तो हमने देखा अरे ये तो मैच ही नहीं हो रहा है। पोस्ट ऑर्डर ये है। तो यहां से चालू हुए, सबसे पहले आपका ये वाला मिला, फिर ये लौट आए, ये इस तरीके से गए, वापस लौट आए, ये। हाँ, आप बताइए बच्चों, सबसे पहले कौन सा मैच हो रहा है? सबसे पहले कौन सा मैच हो रहा है? एफ। एफ बोलते जाइए, फिर जी। देन बी डी, बी बी, एच। एच एच, ई। ई ई, सी। सी और ए। ए। हाँ, तो लास्ट में पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से लास्ट में रूट आनी चाहिए, तो आपका ए आ गया, इसका मतलब आपने सही बनाया। तो एक क्वेश्चन आपने अभी भी ये देख लिया है। इसके बाद देखेंगे, हाँ देखिए, ये नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे ए बी सी डी ई ऐसा करके वो बना हुआ है। तो क्वेश्चन है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो ये तो आप लोग कर ही लीजिएगा, ये आपका ये आ गया आंसर। और टर्न देख लेते हैं। नेम द लीव्स ऑफ द ट्री। तो लीव्स ऑफ द ट्री कौन कौन सी हैं बच्चों यहाँ पर? बी डी सर, बी डी जी एच। बी डी जी एच, इसमें तो जाने क्या क्या, अच्छा हाँ, बी डी जी एच, ठीक है। तो जिसके नीचे आपका कोई नोड ना हो वही आपकी लीफ नोड है, या एक्सटर्नल नोड भी उनको कह सकते हैं। और फिर जैसे यहाँ पे पूछ दिया गया हाइट ऑफ द ट्री, तो लेवल जरा मैच करके देखेंगे। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल और 4 लेवल। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका 4 दिया गया। लेवल 4 पे आपका लास्ट नोट्स दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने जो बताया था उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे चल रहा है नोट्स में। उसके बाद फिर आप देखिए रूट नोड ऑफ द ट्री, तो आपका ए है, तो ए तो आपका आंसर है ही इसका, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछना यहाँ पर, आगे बढ़ूं मैं? नो सर। ठीक है, फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, इसमें देखिए सबसे पहला एक्सटर्नल नोड ऑफ द ट्री। तो एक्सटर्नल नोड का मतलब लीफ नोड से था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा है, डी, ई और जी। तो आपके आंसर में डी, ई, जी। फिर उसके बाद लास्ट नेक्स्ट है आपका पेरेंट नोड ऑफ डी। डी का पेरेंट नोड क्या है? तो डी का पेरेंट नोड आपका सी है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर सी हो गया। फिर उसके बाद इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आप अपने आप कर लीजिएगा। और आपका राइट सब ट्री ऑफ नोड बी, देखो ये उसी में से अलग से पूछ दिया गया। राइट सब ट्री ऑफ नोड बी, नोड बी का राइट सब ट्री क्या है? तो आप ऐसे लाइन खींचिए, तो इधर साइड में लेफ्ट है और इधर साइड में राइट है। इसका मतलब राइट का मतलब इसकी बात हो रही है। तो सी डी ई, तो आपका सी डी ई इसका आंसर हो गया।
क्लियर हो गया सारे बच्चों को? बच्चों क्लियर हो गया? यस यस सर। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, बाकी 10 इयर्स आपके पास है, आप उससे लगाइए और कहीं कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछिए। देखिए यहाँ पे लिखा है प्री ऑर्डर टेबल, ये तो अपने आप कर लीजिएगा। चिल्ड्रन ऑफ नोड ई, तो नोड ई का चिल्ड्रन आपका क्या है? जी और एच है, तो इसलिए आपका यहाँ पर जी और एच आंसर माने जा रहे हैं। फिर लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड डी, नोड डी का लेफ्ट सब ट्री क्या है? तो यहाँ से लाइन खींची तो लेफ्ट साइड इधर साइड में होता है, तो यानी कि ई जी एच, तो ई जी एच आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे ड्रॉ वर्ड यूज नहीं किया गया, अगर ड्रॉ वर्ड यूज किया जाता तो आपको बनाना होता, ठीक है, वैसा जैसा ट्री में दिखा रहा है। फिर हाइट ऑफ द ट्री व्हेन रूट ऑफ द ट्री इज एट लेवल 0, तो यहाँ पे हाइट पूछा गया, तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, तो आपकी हाइट यहाँ पर 4 इसलिए मानी जा रही है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत किसी को? इसी तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि आप बस लिंक लिस्ट का देख लीजिए। और ये अब मैं फाइनल कहने के लिए मतलब बिल्कुल ओके हो चुका हूं कि देखिए सेक्शन सी में आपके 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आपने बच्चों ध्यान से देखिए 10 ईयर के हिसाब से अगर आपने 10 साल का लिंक लिस्ट और ट्री वाला ये क्वेश्चन देख लिया, और सबसे आसान भी है, तो आप विश्वास कीजिए फिर आपको जो है, चाहे आप इनहेरिटेंस छोड़ दीजिए और चाहे आप स्टैक क्यूज छोड़ दीजिए, दोनों में से कोई भी छोड़ सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि ये आसान है, इसमें आपके नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इनहेरिटेंस अगर फंक्शन कॉलिंग वॉलिंग ढंग से नहीं आती तो नंबर कट सकता है। स्टैक क्यूज हम लोग आपका टॉप को -1 से स्टार्ट करते हैं, या रेयर को और फ्रंट को -1 से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट 0 से स्टार्ट कर दिया और आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसमें गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ फिक्स है। तो आपको जो अच्छा लगे आपको वो, ये तो अपनी अपनी भाग्य होती है कि किसने क्या डिसीजन लिया, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट बदलेगा। तो आप अपने हिसाब से इस पे डिसीजन लीजिएगा, और अभी हम लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिएगा। और मेरा अपना मानना है कि आप लोग ग्रुप पे अगर क्वेश्चन पूछते हो, जो बच्चे सेपरेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि आप समझिए बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये ना सोचिए कि कोई ग्रुप पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं, सबको लगता है कि सब सन्नाटे में बैठे हैं। तो रिजल्ट बताएगा ना कि कौन पढ़ रहा था कौन नहीं पढ़ रहा था। तो इसलिए मैं बार बार हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछिए, तो एटलीस्ट 2-4 और बच्चे जिनके अंदर थोड़े से पढ़ाई के कीड़े होंगे, तो वो जग जाएंगे कि हाँ लो अच्छा इसका आंसर हम देने की कोशिश करते हैं। और जितना आप दूसरे बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर बना के देंगे उतना ही आपका फायदा होगा। और जिन लोगों ने आंसर दिए हैं, जैसे 10th में आप करते थे कि किसी ने किसी बच्चे के क्वेश्चन का आंसर दिया और उसके बाद जो है आप उसके आंसर को भी रीचेक कर रहे हैं कि तुमने तो ये गलत लिख दिया, यहाँ पे ये होना चाहिए वो। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस करना, कि ढंग से आपने प्रैक्टिस की है। तो आप बच्चों थोड़ा सा साथ दें हमारा। और बाकी जो है कोर्स पूरा हो चुका है। अभी जल्दी से बताएं कि आप लोगों के पेपर जिनके चल रहे हैं, लास्ट डेट किस किस उसमें हो जानी है, इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में? एलपीएस का लास्ट पेपर कब तक हो जाएगा बच्चों, बताएं, कोई है? सर 26। 26 को एलपीएस का लास्ट हो जाएगा, यानी कि 26 तो आई गई है, ठीक है। और सीएमएस वगैरह में कोई पेपर चल रहा है या अपना अपना बता दीजिए, पता हो अगर तो मैं उसके हिसाब। सर अभी चल नहीं रहा पेपर। हाँ, किस स्कूल में? ग्रीन फील्ड। अच्छा, ग्रीन फील्ड में तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए, आई थिंक हो गए। नहीं सर अभी नहीं स्टार्ट हुए। हाँ तो खैर आपकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिनके यहाँ चल रहे थे वो बता दें जल्दी से। और किसी के यहाँ चल रहा है? ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि जिसके जिसके यहाँ पे कंप्यूटर का पेपर हो जाए वो पेपर ग्रुप पे भेजेगा, ये भी एक जरूरी बात है, जिससे कि हम उस पेपर को डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। और अगली क्लास से हम जो पुराने कुछ पेपर्स हमारे पास पड़े हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करना चालू करेंगे। कोई भी एक पोर्शन ले लेंगे, मान लीजिए हमने
रिकर्जन का क्वेश्चन ले लिया, तो रिकर्जन के जो भी पेपर है तो उसमें रिकर्जन के जो क्वेश्चन आए होंगे उनको रिपीट करवा देंगे, उनको सॉल्व करवा देंगे। तो टॉपिक वाइज ही रिवीजन स्टार्ट करेंगे जब तक आपके सारे पेपर खत्म नहीं हो जाते। और फिर आपका कोई नया बैच स्टार्ट होगा तो उसमें बिल्कुल बिगनिंग से पढ़ने को मिलेगा, और नहीं तो आपका एटलीस्ट जो है इसी उसका पेपर प्रैक्टिस वाला चालू कर देंगे अगर नया बैच स्टार्ट नहीं होता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो हो ही जाएगा, ऑनलाइन में देखना पड़ेगा। तो आप लोग जो है जो भी आपके दूर दराज के बच्चे हों, अगर वो उनको ज़रूरत है कंप्यूटर की, तो आप उन्हें ज़रूर बता दीजिएगा कि अब नया बैच स्टार्ट होना ही होना है नेक्स्ट मंथ में, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू वेरी मच।